हाय दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो हम बात करेंगे CAA और NRC पे बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर चर्चा में था, लोग इसके बारे में बहुत पूछते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अभी इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, धरना चल रहा था शाहीन बाग पे। तो देखिए इस पर होता क्या है, इसको हम 15 मिनट में समझेंगे। ओवरव्यू क्या है इसमें, क्या इसकी दिक्कतें थी, क्या हमें समझ में होना चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए इसके बारे में, क्या इसके ड्रॉबैक थे, क्या इसके प्लस पॉइंट थे। तो देखिए इसमें CAA इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? ये आपका हुआ है 2019 में, ये आपका 2019 में हुआ था। इससे पहले ये बिल आया था 2016 में। ये बिल कब आया था? 2016 में आया था। 2016 में ये आपका बिल था, विधेयक था, और ये जो है एक्ट बन गया कब? 2019 में। यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जो था वो 2016 में आया था आपका, और आपका ये जो एक्ट बना है वो आपका 2019 में बना है। एक बार ये 2019 में आया था और लोकसभा ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन लोकसभा भंग हो गई थी। तो इसको फिर से जब दोबारा लोकसभा बनी है तो दोबारा इसको लाया गया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खूब अच्छे से। इसी बात को हम समझेंगे 10 मिनट में, सारी बातों को समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। पूरा वीडियो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, आप समझिए, इसका उद्देश्य था नागरिकता प्रदान करना। बात आप समझ रहे हैं? इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था नागरिकता प्रदान करना। समझ में आ रहा है बात आपको? अब देखिए नागरिकता प्रदान करना किसको? नागरिकता प्रदान करना 3 देश से जो आए शरणार्थी हैं, वो 3 देश कौन कौन से थे? वो आपके जो देश थे, वो देश आपका बांग्लादेश है, वो आपका देश बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो 3 देश हैं, यहाँ से जो लोग आए हैं, और जो लोग आए हैं उनका जो आधार है आने का, उन्होंने ये बताया कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण हम लोगों ने शरण लिया है। क्लियर है बात? तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक से बता रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए बाप, आप ये समझ लीजिए बाप। 3 कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं? बाप है, BAP, सबका बाप कौन है? इंडिया। ये आपका कौन सा है? भूटान, सॉरी भूटान कह रहे हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान है। ये 3 कंट्रियां हैं। कितनी कंट्रियां? 3 हैं। अब इससे कितने धर्म वाले लोग आए हैं? 6 धर्म के लोग आए हैं। और ये 6 धर्म के लोग क्या हैं? तो जैसे हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो बस केवल आप मुस्लिम को हटा दीजिए। जब जैन का नाम लेते हैं तो आप बौद्ध का भी लेते हैं। जैन आप बौद्ध जैन दोनों साथ में लेते हैं, उसी के साथ पारसी का भी नाम लेते थे। यहाँ से देख लीजिए, जैन, बौद्ध और आपका पारसी, ये 3 जो थे, ये एक साथ आप याद कर लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम को काट दीजिएगा, सिख ईसाई जो आप रटते हैं आप यहाँ से करेंगे। तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे जो लोग आए हैं, यहाँ पे जो लोग आए हैं, समझ रहे हैं आप बात? यहाँ पे जो 6 धर्म के लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? वो 3 कंट्री से आए हैं जो कभी अभिन्न अंग हुआ करते थे भारत का। तो वो अब इस समय इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं। तो वहाँ पे इन लोगों ने कहा कि उत्पीड़न हो रहा है हमारा, हम भाग कर चले आए। क्लियर है बात? अब इन्हीं को क्या करना है? इनको नागरिकता दी जाए कि नहीं, इसी के बारे में बात करता है। अब देखिए ये कहता है कि अगर वैध दस्तावेज नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ये कहता है कि अगर किसी के पास वैध जो है दस्तावेज नहीं है तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन कहा ठीक है, अगर इनके पास नहीं है तब भी इनको क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान लोग हैं। अगर ये परेशान लोग हैं, इनको परेशान है, तो इनकी नागरिकता ना छीनी जाए, इनको नागरिकता दे दिया जाए। किस आधार पर? कि इनका उत्पीड़न है। चलिए अभी मैं इस पे बात करूंगा आगे कि सरकार ने ये ऐसा क्यों किया। अब चलते हैं इस पे। देखिए ये पहले प्रावधान था कि 11 वर्ष कोई अगर इस तरह की नागरिकता किसी को लेना है तो भारत में उसको 11 वर्ष रहना था। अब संशोधन के बाद नया जो स्कीम आई है 6 वर्ष है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नए वाले नियम में अगर जो 6 साल से भारत में रह रहा है, अगर जो 6 साल से भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। पहले ये बात कितनी थी? 11 वर्ष की थी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है इस बात को, आप जाकर देख लीजिएगा नागरिकता वाले में। आप पीछे उसको आप लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये बात होगी कि उसका उद्देश्य क्या था। अब देखिए किसी भी चीज़ का उद्देश्य अगर होता है,
ठीक है, किसी चीज़ का उद्देश्य होता है, जब वो चीज़ आता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है बात, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नागरिकता प्रदान करना है उद्देश्य था इसमें किनको, वो जो 3 लोग ये बाप से जो आए थे, कौन, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर, उसके बाद हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, सिख ईसाई बोलते हैं, तो आप बस केवल मुस्लिम हटा दीजिए, बस हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, सिख होंगे, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 जो हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए 36 का आंकड़ा इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो 3 देश हैं इसमें 6 धर्मों में 36 का आंकड़ा है। समझ में आ रहा है। और कितने साल रहेंगे, ये 6 साल रहेंगे। देखिए 3 6 6 कितने साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, तो इनको नागरिकता 366 है, बस आप समझ रहे हैं, क्लियर है बात। आप यहाँ से देखिए 3 देश से आए हुए 6 धर्म के लोग 6 साल अगर रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए ये बात, यहाँ से देख लीजिएगा 3 देश से 6 धर्म के 6 साल रहने वाले लोग, 3 देश के 6 धर्म वाले 6 साल रहने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, क्लियर है बात। अब हम चलते हैं, ये देखिए चर्चा में क्यों था, इसका बहुत विरोध हुआ था, जमकर विरोध हुआ था, अभी भी विरोध चल रहा है, कोरोना के चलते इसका विरोध अभी कम हो गया था। विरोध क्यों हो रहा है, देखिए इसमें विरोध इसलिए हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप इसमें केवल क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी ये कहती है कि मुस्लिमों का क्या कर रहे हैं, आप मुस्लिमों को लक्षित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को भंग कर रहे हैं। क्यों, सेकुलर कंट्री है भारत, तो आप सेकुलरिज्म को यहाँ पर बाधित कर रहे हैं। अब अगली बात, इन्होंने कहा कि मूल अधिकार का हनन होता है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है, इसमें मूल अधिकार का आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप विधि के समक्ष आपको सबको समान अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि विधि के समक्ष सबको समान अधिकार है, जाति की बात नहीं होती, वहाँ पे सब कुछ सबके लिए समान है। तो आप बताइए, तो यहाँ पे आपने मुस्लिमों को क्यों काट दिया, मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी जो 6 साल से रहे, यही बात थी, इसी का विरोध हो रहा था। अब मुस्लिम क्यों विरोध कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें किसको कौन प्रभावित हो रहा था, केवल एक वर्ग प्रभावित हो रहा था, वो मुस्लिम है, क्लियर है बात। अब हम आगे चलते हैं, अभी देखिए सरकार इस पर क्या क्या पक्ष रखेगी उसकी बात करेंगे। ये जो अपोजिट था, जो विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने अपना विरोध रखा, क्लियर है बात, सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, मूल अधिकार का जो हनन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ से इन्होंने कहा ऐसा है, एक बात बताइए, आपने ये जो इन लोगों को रखा है, आपने जो इन लोगों को रखा है, ये देखिए इसमें तमिल वाले भी हैं, रोहिंग्या वाले भी हैं, रोहिंग्या वाले तमिल वाले हैं, रोहिंग्या वाले हैं, इनको क्यों नहीं शामिल किया गया। देखिए यहाँ से जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तमिल वाले भी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तमिल के हैं, बात ये समझिएगा, तमिल के भी लोग हैं वो जो आना चाहते हैं, रोहिंग्या जो है वो आना चाहते हैं, क्यों आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। क्या ये लोग जो है, ये लोग शरणार्थी नहीं थे, इनको क्यों नहीं शामिल किया। कुछ लोग इसका भी तर्क दिए, ये एक विरोध था, दूसरा विरोध, तीसरा विरोध ये हुआ। देखिए इसके बाद अवैध प्रवासी और सताए हुए लोगों की पहचान कैसे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना। उन्होंने कहा, विपक्ष ने कहा कि सर एक बात बताइए, सरकार से क्वेश्चन पूछा कि बताइए, ये कह रहे हैं कि हम सताए हुए हैं, तो आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि ये धर्म के आधार पर सताए हुए हैं। आप कैसे ये कर पाएंगे कि ये जो है अवैध प्रवासी हैं कि सताए हुए लोग हैं। अगर अवैध प्रवासी होगा वो, तो हो सकता है वो आतंकवादी भी हो सकता है। यानी सरकार के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती है, उनकी पहचान कैसे किया जाए। अवैध प्रवासी हैं कि सताए हुए लोग हैं, तो ये बात थी किसकी, जो विपक्ष में लोग थे। अब देखिए सरकार क्या करेगी, सरकार अपने सफाई में भी कुछ बात बोलता है, सरकार ने पक्ष दिया, सरकार ने सफाई दिया, सरकार ने कहा, सुनिए देखिए उसने पहला बात कहा देखिए पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश ये इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं। तो ये जब इस्लामिक कंट्री, जब ये खुद इस्लाम के हैं, जब ये मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो इनके यहाँ पे ये अल्पसंख्यक कैसे हुई, ये मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हुए, मैं कैसे मान लूँ कि ये सताए हुए हैं। यानी इनके यहाँ पे अल्पसंख्यक तो मुसलमान हो ही नहीं सकते, तो सताने की बात ही उन्होंने कैंसिल कर दी। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हम किसी भी जात के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बातें। इन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं कर रहा हूँ। आप ही बता दीजिए कि वो खुद इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप ये बता सकते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र हैं, बहुसंख्यक हैं, तो कैसे हम मान लें कि ये सताए हुए अल्पसंख्यक हैं। समझ में आई बात। सताए हुए अल्पसंख्यक न मान के उन्होंने कहा किसी का मेरा इंटेंशन नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा चलिए इस बात को ये जांच भी कर लेंगे हम। आपने ये कहा कि ये अवैध प्रवासी हैं और सताए हुए लोग कैसे पहचाने, तो उन्होंने कहा कि जो आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद उनकी सत्यता की जाएगी, उनकी जांच। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ऐसे नहीं करेंगे, उनकी जांच कराई जाएगी।
लेकिन ये कठिन काम है उनकी जांच कराना, उनका जो चेक कराना। तो ये बात तो अच्छी बात उन्होंने जोड़ दिया, इन्होंने आश्वासन जो दिया जब आप पारित होने लगा विधेयक, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इनकी जांच भी कराई जाएगी, आवेदक ने जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसके जांच के बाद ही इनको मान्यता मिलेगी जो नागरिकता की। चलिए हम अगली बात करते हैं। अब देखिए इन्होंने ये अपना तर्क रखा, ये लोगों के लिए वरदान है, लोग जो परेशान हैं उनके लिए वरदान है, जो 3 देशों में बट गए। कुछ लोग ऐसे थे आज़ादी के बाद, जो अविभाजित भारत था, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में ही रह गए, वो आ नहीं पाए, अब उनका उत्पीड़न शुरू हो गए। अब अगर उनका उत्पीड़न शुरू हो गया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि वो लोग इतना उत्पीड़न सह रहे हैं, उनको हम ला रहे हैं। मतलब सरकार अपना ये पक्ष रख रही है कि उनके लिए तो रामबाण मैं कर रहा हूँ, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात, जो सताए जा रहे हैं उनको मैं लाऊंगा तो बहुत अच्छी बात, तो उन्होंने कह दिया। अब देखिए यहाँ फिर इसके बाद फिर से यही मामला आया कि इस्लामिक राष्ट्र जब बन गए, यानी धर्म के आधार पर, जब उन 3 कंट्रियों ने धर्म के आधार पर ही अपने राज्य का गठन किया है, अपने देश का गठन किया है, तो वहाँ पर धर्म के आधार पर किए हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। समझ रहे हैं बात? अगर धर्म के आधार पर राज्य बनाना, तो अगर आपको सबको बराबर दर्जा देना था तो आप भी वहाँ पे सेकुलर करते। तो पाकिस्तान ने सब ने अपने को इस्लामिक राष्ट्र अगर घोषित कर लिया, यानी इसके मतलब जो व्यवस्थाएं हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के सापेक्ष हैं, तो धर्म में करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक होगा उसका उत्पीड़न होगा, क्योंकि वो उस धर्म का है नहीं, या तो परिवर्तित हो जाए उसमें। चलिए ये बात दूसरी हो जाती है, यहाँ से भी मैं बात नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ से उन्होंने कहा कि ये उत्पीड़न, यही एक थीम उन्होंने बेस माना कि ये अगर बहुसंख्यक हैं, ये इस्लामिक राष्ट्र है, तो उत्पीड़न हो सकता है। अब देखिए यहाँ से उन्होंने कहा कि सब बात चलिए ठीक है, हम मान्यता देंगे, हम मान्यता इनको देंगे, इनके पास चाहे वैलिड दस्तावेज हो या चाहे ना हो। अगर ये मान लीजिए वहाँ से जब चले, रास्ते में इनका कागज़ खो गया, या हो सकता है कि इनके पास कागज़ ना हो, तब भी इनको हम मान्यता देंगे। अगर ये थोड़ा बहुत भी ये प्रूव कर लेते हैं कि हाँ ये अविभाज्य भारत के हिस्सा जो भी था वो हिस्सा का, उस क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे, तो यानी यहाँ पे कुल मिलाकर बात थी किसकी, जो अवैध प्रवासी हैं, जो अवैध प्रवासी थे उनको मान्यता देना, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, कि उसमें जो लोग धर्म से जितने लोग हैं, मुस्लिम जो कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, उनका उत्पीड़न हुआ, उनको क्या देना, उनको केवल मान्यता नागरिकता की देने के लिए ये सारी कहानी हुई थी। अब देखिए इसका अपवाद है, अनुसूची 6 में जो राज्य हैं उनमें ये लागू नहीं होगा सीएए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूरे भारत में सीएए लागू होगा, तो आप कहेंगे नो, पूरे भारत में नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए राज्य ये कहता है कि यहाँ पे ILP लेना पड़ेगा आपको देख लीजिए यहाँ पे इनर लाइन परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ILP, इनर लाइन परमिट, यानी इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ से? तो आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, ये आपका दिसंबर में 12 दिसंबर 2019 को पारित हो गया था। क्लियर है बात? 12 दिसंबर 2019 को ये पारित हो गया। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई यहाँ से? तो अब एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ से कि अगर कभी पूछता है कि ये 9 तारीख को लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, तो 12 तारीख को इस पर हस्ताक्षर होकर ये एक्ट बना था। और ये पहले कब पेश किया गया था? 2016 में ये बिल था, CAB इसको बोलते, कैट बोलते थे, अब क्या हो गया? CAA हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं अब NRC के बारे में चलते हैं। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में? NRC के बारे में। ठीक है, इसमें अब चर्चा होगी NRC में। देखिए NRC क्या था, इसको आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पॉइंट को हमको पढ़ना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से NRC की बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी क्या है? राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार का ये रजिस्टर है जिसमें राष्ट्रीय जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको जो है क्या किया गया, इसमें रजिस्टर्ड किया गया, उनकी जो है वहाँ पे काउंटिंग की गई, उनका जो है यहाँ पे गणना की गई है। समझ में आ रही है बात? ये सबसे पहले असम में लागू हुआ था। असम में क्या हुआ था कि असम ने ये कहा 1951 में कि जो लोग बाहर के हैं, बांग्लादेश के हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। अपने लोगों को, जो भारत के हैं, जो असम के हैं लोग, उनको अलग कर लिया जाए। तो जो लोग बाहर के हैं, अवैध अप्रवासी हैं, उनको बाहर कर दिया जाए।
समझ रहे हैं बात। अब देखिए यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ ये जो बात थी ये केवल क्या थी, बाहर करना किसको, यानी जो इसका उद्देश्य था बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना, यानी जो लोग बाहर के थे उनको क्या करना था, रोकना था। अब देखिए चाहे जिस धर्म का हो, जाति का हो, यहाँ पर कोई ये नहीं था कि मुस्लिम को है, हिंदू को रोकना है। अगर हिंदू घुसपैठ है या बंगाली है, कोई भी जात का हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसने घुसपैठ किया है तो ये क्या करता है, एनआरसी क्या करता है, उसको बाहर कर देगा। एनआरसी क्या करेगा, तो ये सबसे पहले असम में लगाया गया था। क्लियर है, यानी यहाँ पे धर्म का कोई विशेष अधिकार, इस पे बेस इसका नहीं है। समझ में आया बात यहाँ पे। तो अभी इस पे अफवाह उड़ी थी, ये जो चर्चा में चल रहा है ये कहा गया कि पूरे भारत में एनआरसी लागू होगी। तो एनआरसी में देखिए क्या था, एनआरसी में ये कहा गया कि जो लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, 24 मार्च 1971 तक या उससे पहले अपने भारत की नागरिकता को प्रस्तुत कर देंगे, उनको ये माना जाएगा कि वो सिटीजन हैं कहाँ के, असम के यहाँ पर। और जो इसके बाद के लोग हैं उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा 1971 में घुसपैठ हुई थी। तो उन्होंने कहा, एनआरसी ये कहता है कि 1971 तक के जो लोग हैं, समझ में आई बात, 1971 तक के जो लोग हैं, आप समझ रहे ना, 1971 तक के लोगों को क्या करेगा, एनआरसी क्या करेगा, अगर उनके पास है, साक्ष्य है, प्रूफ है, दस्तावेज हैं, तो वो माना जाएगा भारत का नागरिक है, नहीं तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात, सबको क्लियर है। आगे हम चलेंगे। देखिए यहाँ से ये हुआ, इसका उद्देश्य हुआ। अब देखिए थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा इसमें। देखिए इसका सीएए का उद्देश्य था, ध्यान दीजिएगा, सीएए का उद्देश्य, देखिए उल्टा थोड़ा सा लिख उठा है, यहाँ से ये CAA इसको कर लीजिएगा, इसको आप एनआरसी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में चेंज कर लीजिएगा, आप ले लीजिए। देखिए ये CAA था, इसका उद्देश्य था नागरिकता प्रदान करना, इसका उद्देश्य था नागरिकता छीनना। इसका उद्देश्य समझ लीजिए, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य, एनआरसी का उद्देश्य नागरिकता को समाप्त करना था। जो क्या थे, अवैध थे, ये नागरिकता प्रदान कर रहा था। अब देखिए ये धर्म से इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे एनआरसी का कोई धर्म से मतलब नहीं, किसी भी जात का, अप्रवासी है, अगर घुसपैठिया है तो वो बाहर जाएगा। यहाँ पे धर्म का आधार है, क्योंकि मुस्लिमों को इन्होंने क्या किया था, बाहर किया था, इसीलिए विरोध भी चल रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे मुस्लिम, इसीलिए मुस्लिम इसको कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, एनआरसी केवल क्या था, एनआरसी जो है वो आपका केवल असम में लागू होता है और जो CAA है वो आपका पूरे भारत में लागू है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए ये मुख्यतः जो है बांग्लादेश में के जो मुख्यतः बांग्लादेश के घुसपैठी थे उनको रोकने के लिए था। ये क्या है कि जो सभी हैं केवल मुस्लिम को छोड़कर उनको क्या करना, नागरिकता प्रदान, यानी ये जोड़ेगा ये तोड़ेगा। समझ में आ रही है बात, ये जोड़ता है नागरिकों को, ये तोड़ता है। ये नागरिक को धर्म के आधार पे कि मुस्लिम अगर होगा तो उसको नहीं करेगा और ये कहेगा कोई भी हो उसको क्या करेगा, वो बाहर कर देगा। तो ये एनआरसी का विरोध कौन करेंगे, सब लोग करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा बात को। इसमें वो सभी व्यक्ति होंगे जो घुसपैठी हैं, तो जब सभी को बाहर किया जाएगा, अगर मान लीजिए हिंदू है, सिख है, जैन है, अगर उसको घुसपैठ के आधार पर बाहर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बात, अगर जिसको आप नागरिकता जिसकी भी छीनेंगे वो विरोध करेगा ही करेगा। तो एनआरसी का विरोध सब करेंगे। समझ रहे हैं बात। अगर एनआरसी लागू हुआ होता तो इससे ज़्यादा व्यापक परिणाम होते कि यहाँ पे तो अभी मुस्लिम केवल कर रहे हैं इसका विरोध, उस टाइम क्या होता, विरोध करते कौन, आपके सभी जात के लोग करते, जानकारी के अभाव में। तो ये CAA ये नहीं कहता किसी की नागरिकता छीन लेगा। CAA ये कहता है कि अगर आप वैलिड हैं, आप अगर आपके पास है तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आपके पास नहीं है, अगर वैध कानून नहीं है, तो आपकी जो नागरिकता है वो आपको छीन ली जाएगी। तो देखिए नागरिकता का एक प्रावधान ये होता है कि अगर आपके पास कोई, बात समझिएगा इस बात को, अगर कोई जो है उपयुक्त दस्तावेज नहीं है, कोई प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, तो आपको जेल भी हो सकती है। इस कानून के तहत आपको जेल भी हो सकती है, या आपको वो संबंधित जहाँ से आप आए हैं वहाँ भेज सकता है कि अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो आपको भेज सकता है। लेकिन ये चीज़ क्या था कि ये जो 6 लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा अगर वो दस्तावेज नहीं भी प्रस्तुत कर पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, वो दस्तावेज नहीं भी प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, भारत के क्या माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। समझ में
आए उनको ना किसी प्रकार की सज़ा होगी, ना उनको किसी प्रकार की जेल होगी। अब देखिए ये बात थी कहाँ के रोकने वाले की, यहाँ पे मैंने कहा था कि 24 मार्च जो आपका देख लीजिए 24 मार्च 1971 तक वालों को नागरिकता की बात कर रही है। सीएए करता है, सीएए कहता है कि जो भी 31 दिसंबर 2014 तक या इससे पहले, समझ रहे हैं बात, 31 दिसंबर 2014 तक या इससे पहले भारत में नागरिक है वो, यानी 6 साल पूरा कर ले, अभी 20 चल रहा है, अगर वो 6 साल पूरा कर ले रहा है, 19 में आया था ये, अगर वो 6 साल पूरा कर रहा है तो उसको सीएए के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आया? तो सीएए में कब का है डेट, 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले। वहाँ पे कहा क्या दिया है आपको, 24 मार्च तक है कि अगर 24 मार्च तक है तो प्रूव करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं होंगे। तो एक बात और एनपीआर आता है। एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें जो है आपका जनगणक जो होता है वो जाकर जनसंख्या जो 2021 वाले में हो रही, आपके 6 महीने के जो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपका जो रहन सहन है उसके बारे में जानकारी, आपके बारे में 6 महीने में जो आप रह रहे हैं आपके रहन सहन के बारे में जानकारी जो की जाएगी वो की जाएगी किससे, एनपीआर रजिस्टर से। तो अभी प्लान हो रहा था, एनपीआर लागू होने की बात चल रही थी, एनपीआर की बात चल रही थी कि 2020 में अप्रैल से और सितंबर के बीच में लागू होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं क्योंकि कोरोना है, अब देखते हैं क्या होगा इस पर। तो ये बात थी किसकी, आपकी एनआरसी की बात थी, सीएए की बात थी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जो है मुझसे अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो मैं कुछ लिंक बता दे रहा हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं। आप क्या करिए कि आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक इस पे दे दूंगा अभी। और आप अगर टेलीग्राम के अलावा फेसबुक पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, कब ऑनलाइन आना है या सारी चीज़ें। आप 10S दीप से फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो क्या, उस पर आप रिक्वेस्ट तो नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे फॉलो ही करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगी। चलिए।